नमस्कार दोस्तों, इजी वे लर्निंग चैनल पर एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज हम विशेष शिक्षा यानी स्पेशल एजुकेशन का क्या संप्रत्यय होता है, उसका क्या कार्य क्षेत्र होता है, उ- विशिष्ट शिक्षा के सिद्धांत, आवश्यकता, विशिष्ट शिक्षा से संबंधित सभी पहलुओं को हम एक ही वीडियो में बड़े ही सारगर्भित ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। विशेष शिक्षा का संप्रत्यय एवं कार्य क्षेत्र। विशिष्ट शिक्षा या विशेष शिक्षा क्या होती है, इसको समझते हैं। विशिष्ट शिक्षा स्पेशल एजुकेशन शिक्षा शास्त्र की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत उन बच्चों को शिक्षा दी जाती है जो सामान्य बच्चों से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक क्षेत्रों में कुछ अलग होते हैं। इन बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताएं भी सामान्य बच्चों से कुछ विशिष्ट होती हैं। यही कारण है कि इनको विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स भी कहा जाता है। ये बच्चे अपनी सहायता स्वयं नहीं कर पाते, अतः इनकी सहायता के लिए तथा इनको सक्षम बनाने के लिए विद्यालय, परिवार, समाज और परिवार में समायोजन के लिए विशेष प्रकार की शिक्षा दी जाती है, जिससे वे अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूर्ति करने में स्वयं समर्थ हो सकें। विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट रूप से तैयार किया गया एक शैक्षिक अनुदेशन है, जिससे शैक्षणिक गतिविधियों, विशेष पाठ्यक्रम और विशेष शिक्षक के द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षण अधिगम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। अतः विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अलग विद्यालयों में विशेष ढंग से दी जाने वाली शिक्षा को विशिष्ट शिक्षा कहते हैं। आइए विशिष्ट शिक्षा की कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। किर्क के अनुसार विशिष्ट शिक्षा शब्द शिक्षा के उन पहलुओं को इंगित करता है जिसे विकलांग एवं प्रतिभाशाली बच्चों के लिए किया जाता है, लेकिन औसत बालकों के मामलों में प्रयुक्त नहीं होता है। हल्लन और कॉफमैन के अनुसार विशेष शिक्षा का अर्थ विशेष रूप से तैयार किए गए साधनों के द्वारा विशिष्ट बच्चों को प्रशिक्षण देना है। इसके लिए विशिष्ट साधन, अध्यापन तकनीक, उपकरण तथा अन्य सुविधाओं की आवश्यकता होती है। विकलांग शिक्षा अधिनियम के अनुसार विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट रूप से डिजाइन किया गया अनुदेशन है जो विकलांग बच्चों की अतुलनीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो। इसमें वर्ग कक्ष अनुदेशन, गृह अनुदेशन एवं अस्पताली एवं संस्थानीय अनुदेशन भी शामिल होते हैं। आइए विशिष्ट शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं को देख लेते हैं। विशेष शिक्षा विशिष्ट बालकों जैसे दृष्टिबाधित, श्रवण अक्षम, मानसिक मंद, अधिगम अक्षम, प्रतिभाशाली बालकों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया अनुदेशन है। विशेष शिक्षा में विशेष साधनों जैसे ब्रेल, एबेकस, साइन लैंग्वेज, ट्रेलर फ्रेम इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, ट्रेलर फ्रेम का उपयोग मुख्य रूप से गणित की गणनाओं के लिए किया जाता है। इसमें कुछ विशिष्ट शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। विशेष शिक्षा में अनुदेशन विशिष्ट बालकों के लिए ही लाभप्रद होती है, ना कि सामान्य बालकों के लिए। विशिष्ट शिक्षा का विकास देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में पश्चिम देशों में प्राग ऐतिहासिक काल में विकलांग बच्चों को जन्म के समय अथवा शैशवावस्था में मार दिया जाता था। इंग्लैंड के राजा हेनरी द्वितीय ने 12वीं शताब्दी में सबसे पहले विशिष्ट बालकों के लिए कानून का निर्माण किया था। 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में पश्चिमी देशों में बधिरों के नियमित शिक्षण प्रशिक्षण के जरिए विशिष्ट शिक्षा की शुरुआत हुई। 1555 ईस्वी में स्पेन के महात्मा पेड्रो पॉस डी लियोन ने पहली बार श्रवण बाधितों के लिए शिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किए। पैब्लो बोनेट ने वर्ष 1960 में बधिरों के शिक्षा पर एक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने हस्त मैनुअल अल्फ़ाबेट का विकास किया। 1680 ईस्वी में जॉर्ज डालगार्लो ने मूक और बधिर लोगों के अध्यापक नाम की एक पुस्तक की रचना की, जिसमें उन्होंने बधिरों की शिक्षा हेतु अनुदेशनात्मक विधियों के विकास पर प्रकाश डाला। थॉमस ब्रैडवुड ने 1767 ईस्वी में श्रवण बाधित बालकों की शिक्षा के लिए प्रथम शिक्षण संस्थान की स्थापना ब्रिटेन में की।
दृष्टिबाधितों के लिए प्रथम शिक्षण संस्थान की शुरुआत वेलेंटाइन होवे के द्वारा फ्रांस में किया गया। फ्रांसीसी चिकित्सक जीन मार्क इटार्ड ने 1800 ईस्वी में मानसिक विकलांग बच्चों के लिए व्यवस्थित शिक्षा की शुरुआत की। 1975 ईस्वी में अमेरिका में सभी विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा अधिनियम या लोक कानून पास हुआ। इस अधिनियम के तहत 3 से 21 वर्ष के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों एवं युवाओं को निःशुल्क समान एवं समुचित शिक्षा मुहैया कराना अनिवार्य कर दिया गया। 1990 ईस्वी में इंडिविजुअलिज्म विद डिसेबिलिटीज एजुकेशन एक्ट IDEA अमेरिका में बना। भारतीय परिप्रेक्ष्य संवैधानिक प्रावधान देख लेते हैं। अनुच्छेद 29(1) में कहा गया है कि कोई भी नागरिक धर्म, मूल जाति और भाषाई आधार पर राज्य निधि से सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थानों में नामांकन से वंचित नहीं हो सकता है। अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 21 का में कहा गया है कि राज्य कानूनन निर्धारित पद्धति से 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। कोठारी आयोग 1964-66 में गठित किया गया 1964 में गठित किया गया और 1966 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कोठारी आयोग के अनुसार एक विकलांग बच्चे के लिए शिक्षा का पहला कार्य यह है कि सामान्य बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसे तैयार करे। इसलिए यह आवश्यक है कि विकलांग बच्चों की शिक्षा सामान्य प्रणाली का ही एक अविच्छिन्न अंग हो। अंतर केवल बच्चे के पढ़ने की विधि और बच्चे द्वारा ज्ञान प्राप्त के लिए अपनाए गए साधनों में होगा। कोठारी आयोग की अनुशंसा के आधार पर 1974 में कल्याण मंत्रालय ने एकीकृत शिक्षा योजना का शुभारंभ किया। 1975 में कल्याण मंत्रालय ने विकलांग व्यक्तियों के लिए एकीकृत शिक्षा परियोजना की शुरुआत की। वर्ष 2005 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने IEDC योजना में 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग के निःशक्त युवाओं को शामिल करके निःशक्त बच्चों और युवाओं के लिए समावेशी शिक्षा योजना का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि शिक्षा सबके लिए तभी मायने रखती है जब सर्व शिक्षा अभियान, इस कार्यक्रम की शुरुआत 2000 में किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान आरंभिक शिक्षा के सार्वजनिक केंद्र प्रायोजित एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य सभी बस्तियों को स्कूली सुविधाओं, 100% नामांकन, ठहराव एवं संतोषप्रद उपलब्ध स्तर प्राप्त करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2005 तक बच्चों के लिए आरंभिक विद्यालय शिक्षा गारंटी केंद्र, वैकल्पिक विद्यालय, बैक टू स्कूल शिविर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995, निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 के अध्याय 5 में विकलांग बाल के लिए निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था किए जाने का प्रावधान है। इस अधिनियम की धारा का में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि समुचित सरकारें और स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक विकलांग बालकों को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक उचित वातावरण में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो सके। वे विकलांग बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था किए जाने का प्रावधान करेंगे तथा वे विकलांग बालकों को सामान्य विद्यालयों में एकीकरण करने के लिए संवर्धन करने का प्रयास करें। राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999, नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999। राष्ट्रीय न्यास का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों के परिवारों को सशक्त बनाना है ताकि वे विकलांग व्यक्तियों को परिवार में रख सकें। न्यास विकलांग व्यक्तियों और उसके परिवारों को राहत एवं कई अन्य तरह की सेवाएं प्रदान करती हैं। ये सेवाएं संस्थानिक देखरेख एवं घरों के जरिए मुहैया कराई जाती हैं। विशिष्ट शिक्षा का कार्य क्षेत्र, विशिष्ट बालकों एवं उनके व्यक्तित्व से संबंधित विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करना विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके विषय वस्तु के अंतर्गत विशिष्ट बालकों की पहचान, उनकी शिक्षा, निर्देशन, निदान,
उनके व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। विशिष्ट शिक्षा के कार्यक्षेत्र की बात करें तो इसके अंतर्गत उनकी पहचान, उपचार, सीखने की परिस्थिति, निर्देशन एवं परामर्श, मापन एवं मूल्यांकन, बहुविकलांगता, अधिगम अक्षमता, मानसिक मंदता, श्रवण बाधित, दृष्टि बाधित जैसे सभी पहलू आते हैं। विशिष्ट शिक्षा का कार्यक्षेत्र पहला, पहचान आइडेंटिफिकेशन। विशिष्ट बालकों की पहचान करना विशिष्ट शिक्षा की मुख्य विषय वस्तु है। इसके अंतर्गत दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, मानसिक मंद, अधिगम अक्षम, बुद्धिमान बालकों की पहचान इनकी विशेषताओं के आधार पर किया जाता है। इन बालकों को पहचान करने के लिए अलग अलग तरह के यंत्रों एवं विधियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे दृष्टिबाधित बालकों को पहचान करने के लिए स्नेलन चार्ट, श्रवण बाधितों के लिए ऑडियोमीटर, मानसिक मंद बालकों के लिए बुद्धि परीक्षण प्रयुक्त किए जाते हैं। दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा। दृष्टिबाधित बालक वे बालक होते हैं जो ठीक प्रकार से देख पाने में असमर्थ होते हैं। ऐसे बालक भी दो प्रकार के होते हैं, पूर्ण दृष्टिबाधित एवं अल्प दृष्टिबाधित बालक। विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत इन बालकों की शैक्षिक आवश्यकताएं जैसे ब्रेल, एबेकस, ट्रेलर, फ्रेम, परिवर्धित मानचित्र के बारे में अध्ययन किया जाता है। श्रवण बाधित बालकों की शिक्षा। विशिष्ट शिक्षा शिक्षा शास्त्र की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत श्रवण बाधित बालकों की पहचान, उनके प्रकार, शिक्षा की विधि, श्रवण बाधितों के कारण उसके परिणाम, श्रवण बाधिता के कारण उसके परिणाम इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। इनके शिक्षण विधि में ओष्ठ पठन, फिंगर स्पेलिंग, संकेत भाषा, स्पीच रीडिंग आदि प्रमुख हैं। विशेष शिक्षा के अंतर्गत इन सभी शिक्षण विधियों का अध्ययन किया जाता है। मानसिक मंद बालकों की शिक्षा। मानसिक रूप से मंद बालक एक विशिष्ट बालक के श्रेणी में आते हैं। इसके अंतर्गत वे बालक होते हैं जिनको बुद्धि स्तर तथा सोचने समझने की क्षमता सामान्य बालकों से कम होती है तथा वे समाज के साथ समायोजन करने में असमर्थ होते हैं। ऐसे बालकों की मानसिक बाध्यता के परिणाम भिन्न भिन्न होते हैं। इन बालकों की पहचान, मानसिक मंदता के कारण, मानसिक मंद बालकों के प्रकार, उनकी शिक्षा एवं ऐसे बालकों की समस्याओं का अध्ययन विशिष्ट शिक्षा में किया जाता है। अधिगम अक्षम बालकों की शिक्षा। अधिगम अक्षम वैसे बालक होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि अन्य सामान्य बालक के समान ही होती है, लेकिन ऐसे बालकों को पढ़ने लिखने, गणितीय क्रियाओं में कठिनाई होती है। इनकी शिक्षण विधि भी सामान्य बालकों से अलग होती है। विशिष्ट शाखा के अंतर्गत ऐसे बालकों की समस्या एवं शिक्षण विधियों का अध्ययन किया जाता है। बहुविकलांग बालकों की शिक्षा। विशिष्ट शिक्षा के द्वारा ऐसे बालकों को भी शिक्षा प्रदान की जाती है जो बहुविकलांग होते हैं। बहुविकलांग वैसे बालक होते हैं जो एक से अधिक विकलांगता से ग्रसित होते हैं। ऐसे बालकों को शिक्षण में कई परेशानियां होती हैं। व्यवहार का अध्ययन। विशिष्ट शिक्षा के द्वारा विशिष्ट बालकों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। इन व्यवहारों के आधार पर इनके शैक्षिक आवश्यकताओं का निर्धारण किया जाता है। व्यक्तित्व विकास का अध्ययन। इसके अंतर्गत विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले विकलांग व्यक्तियों के व्यक्तित्व विकास की प्रक्रिया, निर्धारक एवं प्रभाव कारकों का अध्ययन किया जाता है। मापन एवं मूल्यांकन। विशिष्ट शिक्षा के द्वारा विशिष्ट बालकों की शैक्षिक उपलब्धियों के मापन तथा मूल्यांकन पर भी जोर डालते हैं। शिक्षार्थी की समुचित शिक्षा के लिए आवश्यक है कि शिक्षार्थी की बुद्धि, अभिरुचि, मनोवृत्ति, अभिक्षमता की माप किया जाए तथा उसकी उपलब्धि का सही मूल्यांकन किया जाए। विशिष्ट शिक्षा के द्वारा इस तरह के मापन एवं मूल्यांकन के अध्ययन पर विशेष बल डालते हैं ताकि शिक्षा अर्थपूर्ण एवं लाभप्रद हो सके। निर्देशन एवं मानसिक स्वास्थ्य। विशिष्ट शिक्षा के कार्यक्षेत्र में निर्देशन एवं शिक्षार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य की प्रधानता पाई जाती है। विशिष्ट बालकों को निर्देशन 3 स्तर पर दिए जाते हैं: व्यक्तिगत निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन तथा व्यावसायिक निर्देशन। विशिष्ट बालक इन तीनों प्रकार के निर्देशनों का उचित प्रबंध करके शिक्षार्थियों को अपने सामर्थ्य के अनुसार अनुकूलन समायोजन में मदद करता है। इतना ही नहीं, विशिष्ट शिक्षा के द्वारा शिक्षक विशिष्ट बालकों के मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में सक्षम हो पाते हैं। सीखने की परिस्थिति। मनोविज्ञान के अनुसार सीखने की परिस्थिति बालकों के सीखने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावित करती है। इसमें शिक्षक के मनोवृत्ति, एटीट्यूड, वर्ग या कक्षा की परिस्थिति, विद्यालय की सांवेगिक
वातावरण आदि को महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इन सब कारकों से सीखने की परिस्थिति का निर्माण होता है। जब सीखने की परिस्थिति ऐसी होती है जिसमें बालकों की मनोवृत्ति अनुकूल होती है, वर्ग में विशिष्ट बालकों के बैठने की आरामदेह जगह होती है, कमरा साफ सुथरा होता है, रोशनी की अच्छी व्यवस्था होती है, तो अच्छे ढंग से सीख पाते हैं। उपचार: विशिष्ट बालकों को समय समय पर अनेक तरह की स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न तरह के विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। इन विशेषज्ञों में ऑडियोलॉजिस्ट, चिकित्सा मनोवैज्ञानिक, डॉक्टर, हियरिंग एंड ईयर मोल्ड टेक्नीशियन, स्पीच पैथोलॉजिस्ट, रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट प्रमुख हैं। इन सभी विशेषज्ञों का कार्य विशिष्ट शिक्षा पुनर्वास: विशिष्ट शिक्षा का एक प्रमुख कार्यक्षेत्र विकलांग व्यक्तियों को सामाजिक, व्यावसायिक, मानसिक रूप से पुनर्वासित करना है। पुनर्वास से तात्पर्य विकलांग व्यक्तियों को शारीरिक, सामवेगिक, बौद्धिक, मनोचिकित्सीय अथवा सामाजिक क्षेत्र में जिसमें भी वे संबंध हैं, व्यक्ति विकलांगता के कारण पिछड़ा हो, तो पुनर्वास प्रक्रिया के द्वारा वह व्यक्ति अपनी शक्ति के अनुसार अधिकतम स्तर को प्राप्त कर सकता है। विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता: विशिष्ट बालक अन्य बालकों के समान ही होते हैं। सामान्य बालक की ही तरह इन बालकों की शिक्षा के उद्देश्य होते हैं, उनकी आवश्यकता भी समान होती है। इन बालकों की विशेषता यह होती है कि सामान्य बालकों की तरह उन्हें देखने, बोलने, समझने की क्षमता विकसित नहीं होती, इसलिए इन्हें विशेष शिक्षा के द्वारा उनके उद्देश्यों को पूरा किया जाता है। यद्यपि इन बालकों की ज्ञानेंद्रियां सही रूप से विकसित या कार्य नहीं कर पाती हैं, इसलिए इन्हें विशेष निर्देशन की आवश्यकता होती है, जो विशिष्ट शिक्षा के द्वारा पूर्ति की जाती है। विशिष्ट बालक सामान्य कक्षाओं में दी जाने वाली अनुदेशन से लाभ नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि इन बालकों की बौद्धिक क्षमता सामान्य बालकों से या तो अधिक होती है या कम होती है। सामान्य कक्षाओं में दी जाने वाली अनुदेशन सामान्य बालकों के अनुसार होती है, इसलिए इन्हें विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है। जिन बालकों को देखने, सुनने, बोलने, समझने में समस्या होती है, उन्हें सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा नहीं दी जा सकती है, अतः ऐसे बालकों के लिए विशेष पाठ्यक्रम, विधि और विशेष शिक्षकों की आवश्यकता होती है। प्रतिभाशाली बालकों का बुद्धि स्तर सामान्य बालकों की अपेक्षा ऊंचा होता है, इसलिए प्रतिभाशाली बालकों को सामान्य बालकों के साथ समायोजित करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। विशिष्ट शिक्षा के द्वारा चयनित स्थापन या सिलेक्टिव प्लेसमेंट किया जाता है। विभिन्न शाखाओं के विशेषज्ञों द्वारा बालकों का पूर्ण रूप से सामाजिक वातावरण में विभिन्न श्रेणियों में विश्लेषण, मूल्यांकन एवं निर्धारण किया जाता है। भौतिक परीक्षण एवं मूल्य निर्धारण विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों जैसे मानसिक मनोविज्ञानी, चिकित्सक, श्रवण, नेत्र, अस्त्र चिकित्सक तथा शिक्षाविद विशिष्ट बालकों के चयनित स्थापन के लिए अति आवश्यक होते हैं। विशिष्ट शिक्षा को अन्य सेवाओं की भी आवश्यकता होती है, जैसे अस्थि विकलांग बालकों का शारीरिक परीक्षण, दृष्टिबाधित बालक, श्रवण बाधित बालक एवं मानसिक मंद बालकों के लिए चिकित्सीय परीक्षण समय समय पर आवश्यक होते हैं। कुछ विशिष्ट बालकों को व्यावसायिक, शारीरिक, मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक आदि सेवाएं अति आवश्यक होती हैं। विशिष्ट बालकों के प्रकार आइए देख लेते हैं। टेलफोर्ड एवं सारे के अनुसार विशिष्ट बालक शब्दावली का प्रयोग उन बालकों के लिए करते हैं जो सामान्य बालकों से शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक या सामाजिक विशेषताओं में इतने अधिक भिन्न होते हैं कि उन्हें अपनी क्षमता के अधिकतम विकास हेतु विशेष सामाजिक और शैक्षिक सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है। क्रो और क्रो के अनुसार विशेष प्रकार या विशिष्ट शब्द किसी एक ऐसे गुण या उस गुण को धारण करने वाले व्यक्ति के लिए उस समय प्रयोग में लाया जाता है, जबकि व्यक्ति उस गुण विशेष को धारण करते हुए अन्य सामान्य व्यक्तियों से इतना अधिक असामान्य प्रतीत होता है कि उस गुण विशेष के कारण अपने साथियों से विशेष ध्यान की मांग करे अथवा उसे प्राप्त करे, और साथ ही इसके व्यवहार की क्रियाएं तथा अनुक्रियाएं भी प्रभावित होती हैं। विशिष्ट बालकों के प्रकार जैसे दृष्टिबाधित बालक, मानसिक मंद बालक, श्रवण बाधित बालक, बहुविकलांग बालक, अधिगम अक्षम बालक, अस्थि विकलांग बालक, प्रतिभाशाली बालक, सृजनात्मक बालक आदि विशिष्ट बालक की श्रेणी में आते हैं।
दृष्टिबाधित बालक वे बालक होते हैं जिनको सही तरह से कोई वस्तु देख पाने में कठिनाई होती है। ऐसे बालक दो प्रकार के होते हैं: पूर्ण दृष्टिबाधित बालक, ब्लाइंड अल्प दृष्टि वाले बालक, लो विजन। विकलांगता अधिनियम 1995 के अनुसार पूर्ण दृष्टिबाधित बालक वे बालक हैं जो निम्नलिखित अवस्था में से किसी एक से ग्रसित हों: पहला, दृष्टि का पूर्ण अभाव हो या सुधारक लेंसों के साथ बेहतर नेत्र में दृष्टि की तीक्ष्णता जो 6/60 या 20/200 स्नेलन से अधिक ना हो, या दृष्टि क्षेत्र की सीमा 20 डिग्री या इससे कम हो। कम दृष्टि वाले व्यक्ति से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसकी उपचार या मानक अपवर्तनीय संशोधन के पश्चात भी दृष्टि क्षमता का ह्रास हो गया है, किंतु जो समुचित सहायक युक्त से किसी कार्य की योजना या निष्पादन के लिए दृष्टि का उपयोग करता है या उपयोग करने में संभाव्य रूप से समर्थ होता है। श्रवण बाधित बालक ऐसे बालक हैं जिनकी सुनने की क्षमता कम या पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। इन बालकों को बोलने और सुनने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 के अनुसार श्रवण अक्षमता से तात्पर्य है संवाद संबंधी रेंज की आवृत्ति में बेहतर कर्ण में 60 डेसिबल या अधिक की हानि। आंशिक श्रवण बाधित के अंतर्गत श्रवण क्षमता आंशिक रूप से प्रभावित होती है। इस तरह के आंशिक श्रवण बाधितता के अंतर्गत श्रवण क्षमता आंशिक रूप से प्रभावित होती है। इस तरह के श्रवण बाधिता से पीड़ित बालक या व्यक्ति लगभग 5 फीट की दूरी पर हो रही बातचीत को सुन पाने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। यदि इस प्रकार का बहरापन अधिक आयु में हो तो भाषा के विकास पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। श्रवण बाधित बालक निम्नलिखित 5 प्रकार के होते हैं: कंडक्टिव श्रवण ह्रास, सेंसरी न्यूरल श्रवण ह्रास, मिश्रित श्रवण ह्रास, केंद्रीय श्रवण ह्रास और कार्यात्मक श्रवण ह्रास। मानसिक मंद बालक क्या होते हैं? मानसिक मंदता के अंतर्गत वैसे बालक आते हैं जिनमें औसत से कम मानसिक योग्यता पाई जाती है, लिहाजा वे मंद गति से सीखते हैं। विद्यालय के औसत बच्चों की तुलना में शैक्षिक संप्राप्त में पिछड़ जाते हैं। विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 के अनुसार मानसिक मंदता से किसी व्यक्ति के मस्तिष्क की अवरुद्ध या अपूर्ण विकास की दशा अपप्रेरित है जो विशेष रूप से बुद्धि की अपसामान्यता में लक्षित होती है। इस श्रेणी में वे बालक रखे जाते हैं जिनकी बुद्धि स्तर तथा सोचने समझने की क्षमता बहुत कम होती है तथा वे समाज के साथ समायोजन करने में असमर्थ होते हैं। मानसिक बाधित बालकों की विभिन्न श्रेणियां होती हैं, जैसे शिक्षा ग्रहण करने योग्य मानसिक मंद, प्रशिक्षण पाने योग्य मानसिक मंद तथा संरक्षण पाने योग्य मानसिक मंद। अधिगम अक्षम बालक वैसे बालकों को कहा जाता है जिनकी बौद्धिक क्षमता सामान्य बालकों के समान होती है, लेकिन इन बालकों को पढ़ने लिखने एवं गणित से संबंधित समस्या के समाधान करने में कठिनाई होती है। किर्क महोदय के अनुसार अधिगम अक्षमता का तात्पर्य है वाक, भाषा, पठन, लेखन या अंकगणितीय प्रक्रियाओं में एक या अधिक प्रक्रिया में मंदता, विकृत अथवा अवरुद्ध विकास है जो संभवतः मस्तिष्क कार्य विरूपता और संवेगात्मक अथवा व्यवहारिक विक्षोभ का परिणाम है, न कि मानसिक मंदता, संवेदी अक्षमता अथवा संस्कृत या अन्वेषण कारक के कारण। अधिगम अक्षम बालक इनकी विशेषताओं के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं: डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैल्कुलिया और डिस्प्रैक्सिया। डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित समस्या होती है। इसमें अक्षर पहचानने में कठिनाई, शब्दों को उल्टे सीधे पढ़ना, पढ़ने की गति धीमी होना। उदाहरण, बच्चा कल को लग पढ़ लेता है। डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित समस्या है, लिखावट इसमें साफ ना होना, अक्षर बनाने में कठिनाई, शब्दों की गलत वर्तनी। उदाहरण, बच्चा सही उत्तर जानता हो लेकिन लिख ना पाता हो। डिसकैल्कुलिया क्या है? गणित से संबंधित समस्या को डिसकैल्कुलिया कहते हैं। जोड़ घटाव समझने में कठिनाई, अंकों की पहचान में परेशानी, समय पैसे को समझने के हिसाब को समझने में दिक्कत आती है, जैसे 5+3 को बार बार गिनने पर भी सही ना कर पाना। डिस्प्रैक्सिया क्या होती है? यह शारीरिक समन्वय, मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन से संबंधित समस्या होती है, जैसे चलने दौड़ने में असंतुलन, पेंसिल पकड़ने में कठिनाई, बटन लगाना, जूते बांधना मुश्किल होता है। उदाहरण, बच्चा अक्सर चीज़ें गिरा देता है।
ये कोई बीमारी नहीं होती है, ना ही बच्चे की बुद्धि कम होती है, बल्कि सही मार्गदर्शन, विशेष शिक्षण और अभ्यास से बच्चा अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। संक्षेप में, डिसलेक्सिया एक अधिगम विकार है जिसमें बच्चे को पढ़ने, अक्षर पहचानने और शब्दों को सही क्रम में समझने में कठिनाई होती है। डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित अधिगम विकार है जिसमें बच्चे की लिखावट खराब होती है और वह सही ढंग से लिख नहीं पाता है। डिस्कैलकुलिया डिस्कैलकुलिया गणित से जुड़ी अधिगम विकार है जिसमें बच्चे को संख्याओं, जोड़ घटाव और गणना समझने में कठिनाई होती है। डिस्प्रैक्सिया एक विकार है जिसमें बच्चे के शारीरिक संतुलन और मांसपेशी समन्वय में समस्या आती है। अस्थिविकलांगता अस्थिविकलांगता बालकों से तात्पर्य वैसे बालकों से है जिनकी अस्थियां, जोड़ और मांसपेशियां सुचारू ढंग से कार्य नहीं कर पाती हैं। ऐसे बालकों को सामान्यतः शारीरिक विकलांग, चलन निःशक्त बालक भी कहा जाता है। विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 के अनुसार अस्थविकलांग से तात्पर्य हड्डियों, जोड़ों, मांसपेशियों की कोई ऐसी निःशक्तता से है जिससे अंगों के गति में पर्याप्त निबंधन या किसी प्रकार की प्रमस्तिष्कघात हो। इस प्रकार के विकलांगता में सेरिब्रल पाल्सी, पोलियो या संधिशोथ इत्यादि समस्याएं होती हैं। प्रतिभाशाली बालक वह बालक जिनकी मानसिक आयु अपनी आयु वर्ग के अनुपात में औसत बालकों से बहुत अधिक होती है। ऐसे बालक अपने आयु के बालकों से साधारण या विशेष योग्यता में श्रेष्ठ होते हैं, उसे प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। सामान्यतः ऐसे बालकों की IQ 130 या 140 से अधिक होती है। संगीत, कला या अन्य क्षेत्रों में अधिक योग्यता ये बालक प्रदर्शित करते हैं। काल्पनिक के अनुसार वह प्रत्येक बालक जो अपने आयु स्तर के बच्चों से किसी योग्यता में अधिक हो और हमारे समाज के लिए कुछ महत्वपूर्ण नया योगदान कर सके, प्रतिभाशाली बालक है। बहुविकलांग बालक क्या होते हैं? बहुविकलांगता से तात्पर्य बालक में एक से अधिक विकलांगता होने से है। उदाहरण स्वरूप, जब बालक में मानसिक मंदता के साथ साथ श्रवण बाधिता भी रहती है तो ऐसे बालक को बहुविकलांग बालक के नाम से जाना जाता है। ऐसे बालक में एक से अधिक विकलांगता हो सकती है, जैसे दृष्टिबाधिता और श्रवण बाधिता और मानसिक मंदता एक साथ हो सकती है। श्रवण बाधिता और दृष्टिबाधिता हो सकती है, दृष्टिबाधिता और अस्थविकलांगता आदि साथ में हो सकती हैं। विशिष्ट शिक्षा के क्या लाभ होते हैं, आइए इसकी चर्चा कर लेते हैं। विशिष्ट शिक्षा के द्वारा बालक अपनी गति के अनुसार सीखता है। विशिष्ट शिक्षा में एक कक्षा में कम विद्यार्थी रहते हैं जिससे शिक्षक सभी बालकों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दे पाते हैं। विशिष्ट शिक्षा में शिक्षक अध्यापन के लिए बालकों के अनुसार शिक्षण विधि का प्रयोग करता है जिससे विशिष्ट बालकों को अधिक लाभ होता है। इसमें बालकों के लिए विशिष्ट रूप से तैयार किया गया शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाता है। विशिष्ट शिक्षा के द्वारा बालक अपनी गति से आगे बढ़ता है, इसलिए उनका आत्मविश्वास काफ़ी ऊंचा होता है। विशिष्ट विद्यालय की भौतिक वातावरण बच्चों की आवश्यकता के अनुसार बनाई जाती है जिससे इनको कम कठिनाई का सामना करना पड़ता है। विशिष्ट विद्यालय में इन बच्चों को शिक्षण के लिए कभी सभी सामग्री उपलब्ध होती है जिससे शिक्षक भी सुगमता से शिक्षण करते हैं। विशिष्ट शिक्षा से विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों का आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान बढ़ता है। जब वे शिक्षक एवं अपने साथियों से संपर्क स्थापित करना शुरू करते हैं तो अपने आप को योग्य महसूस करना शुरू कर देते हैं। विशेष शिक्षा के द्वारा विशिष्ट बालकों में अवांछित व्यवहार कम होते हैं तथा सामाजिक वांछनीय व्यवहार विकसित होते हैं। आइए अब सारांश देख लेते हैं। विशिष्ट शिक्षा विशेष तौर पर डिजाइन किया गया शैक्षिक अनुदेशन है जिसमें विशिष्ट कक्षाएं अथवा विशिष्ट बालकों के शैक्षिक सामर्थ्य विकसित करने वाली सेवाएं, मसलन विद्यालय कमेटी द्वारा बच्चों के शैक्षिक स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य, मानसिक मंद व युवा विभाग एवं शैक्षिक बोर्ड द्वारा बनाया गया अधिनियम आदि शामिल है। इसके अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों में विशिष्ट शिक्षक के माध्यम से विशिष्ट पाठचर्या के अनुरूप शिक्षा दी जाती है। विशिष्ट बालकों के सामाजिक, मानसिक, सांवेगिक विशेषता एवं विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर उन्हें अनेक वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। जैसे दृष्टिबाधित बालक
ये वैसे बालक होते हैं जिन्हें देखने या देखकर कोई कार्य करने में समस्या का सामना करना पड़ता है। श्रवण बाधित बालक, इस तरह के बालकों को सुनने की क्षमता कम होती है या पूर्णतः सुन नहीं पाते हैं। मानसिक मंद बालकों की मानसिक विकास सामान्य बालकों की अपेक्षा कम होता है। प्रतिभाशाली बालक, इन बालकों की मानसिक क्षमता सामान्य बालकों से अधिक होती है। अधिगम अक्षम बालक, इन बालकों की मानसिक क्षमता तो सामान्य बालकों की तरह ही होती है, लेकिन पढ़ने लिखने में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बहुविकलांग बालक, इस तरह के बालक एक से अधिक विकलांगता से ग्रसित होते हैं। अस्त विकलांग बालक, इन बालकों को अधिगम संबंधी कई कठिनाई होती हैं, लेकिन इन्हें चलने फिरने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अस्त विकलांग बालक, इन बालकों को अधिगम संबंधी कोई कठिनाई नहीं होती है, लेकिन इन्हें चलने फिरने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आइए प्रमुख शब्दावली देख लेते हैं। दृष्टिबाधित बालक, ब्रेल क्या होता है? ब्रेल एक तरह की लिपि है जो दृष्टिबाधित बालक लिखने और पढ़ने के लिए उपयोग करते हैं। विशिष्ट शिक्षा, विकलांग बालकों को दी जाने वाली शिक्षा विशिष्ट शिक्षा कहलाती है। ट्रेलर फ्रेम क्या है? दृष्टिबाधित बालकों के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला उपकरण है। ऑडियोमीटर, श्रवण बाधित बालकों को जांच करने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। स्नेलन चार्ट, आंखों की जांच के लिए प्रयुक्त चार्ट है। विशेष विद्यालय, जहां विशेष आवश्यकता वाले बच्चे अध्ययन करते हों, विशेष विद्यालय कहलाते हैं। दृष्टितीक्ष्णता, सामान्य आँख के द्वारा देखी गई दूरी। परिप्रेक्ष्य क्या होता है? दृष्टिकोण के उद्देश्य। दोस्तों, विशिष्ट शिक्षा विशेष आवश्यकता वाले बालकों की आवश्यकताओं को पूर्ण करते हुए उसे समाज का एक उत्तरदायी, स्वतंत्र एवं सक्रिय सदस्य बनाने की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया स्वतः ही एक लक्ष्य का निर्धारण करती है तथा इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु इस प्रक्रिया के उद्देश्यों का निर्धारण आवश्यक हो जाता है। विशिष्ट शिक्षा के उद्देश्यों को इस प्रकार हम समझ सकते हैं। पहला, विशिष्ट बालक की पहचान, निदान एवं आकलन करना, आइडेंटिफिकेशन, डायग्नोसिस एंड असेसमेंट ऑफ स्पेशल चाइल्ड। दूसरा, विशिष्ट बालकों को मार्गदर्शन एवं परामर्श देना, गाइडेंस एंड काउंसलिंग ऑफ स्पेशल चाइल्ड। शीघ्र हस्तक्षेप, अर्ली इंटरवेंशंस करना, शैक्षिक हस्तक्षेप, एजुकेशनल इंटरवेंशंस, अभिभावकों एवं समुदाय को जागरूक करना, गार्जियन एंड कम्युनिटी अवेयरनेस और पुनर्वास रिहैबिलिटेशन करना। विशिष्ट बालकों की पहचान, निदान एवं आकलन करना। विशिष्ट बालक की पहचान, निदान एवं आकलन से तात्पर्य है कि यथाशीघ्र बालक की शिक्षण अधिगम संबंधी शारीरिक व मानसिक विशेष आवश्यकताओं की पहचान कर उसका निदान किया जाए। तत्पश्चात क्षति का आकलन किया जाए, जिससे उसके सहायक उपकरणों एवं शैक्षिक कार्यक्रमों को भी तैयार किया जा सके। यही विशिष्ट शिक्षा का प्रथम उत्तरदायित्व है और उद्देश्य भी है। विशिष्ट बालक की पहचान सर्वप्रथम उसके व्यवहार के प्रेक्षणों द्वारा किया जाना चाहिए। तत्पश्चात विभिन्न चिकित्सीय एवं मनोवैज्ञानिक उपकरणों के प्रशासन द्वारा उसकी पहचान किया जाए और यथासंभव चिकित्सीय एवं मनोवैज्ञानिक परामर्श के द्वारा उसका निदान किया जाए। फिर बालक की अस्थायी क्षति का विभिन्न तकनीकों से आकलन किया जाए और उसकी क्षति की गंभीरता का पता लगाया जाए तथा वर्गीकरण किया जाए। उसकी आवश्यकताओं एवं क्षमताओं का स्पष्ट विवरण तैयार किया जाना चाहिए। अगला है विशिष्ट बालकों को मार्गदर्शन एवं परामर्श देना। मानव जीवन में अनेक तरह की समस्याएं होती रहती हैं। खासकर विशिष्ट बालकों को अपने वातावरण में समायोजन करने में, सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूरा करने में, अपने व्यवसाय का चुनाव करने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मार्गदर्शन व्यक्ति को अपने प्रति तथा अपने वातावरण के प्रति समायोजन करने में मदद करता है। यह उसे अपनी समस्याओं के समाधान तथा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता करता है। यदि हम विशिष्ट बालकों की समस्याओं के विश्लेषण करें तो उन्हें 3 वर्गों में बांट सकते हैं। शिक्षा संबंधी समस्याएं, व्यवसाय चुनाव संबंधी समस्याएं, व्यक्तिगत एवं मनोवैज्ञानिक समस्याएं। इन समस्याओं से संबंधित उसे हम विभिन्न प्रकार का मार्गदर्शन दे सकते हैं। अगला बिंदु है शीघ्र हस्तक्षेप, अर्ली इंटरवेंशन करना।
बालक की क्षमता एवं कौशलों में भिन्नता के कारण ही उसे विशिष्ट नाम दिया जाता है। विशिष्ट बालक की इस भिन्नता को कम करने या समाप्त करने हेतु उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप उसे सहायक उपकरण उपलब्ध कराना, प्रशिक्षण देना, जिससे कि हो रही क्षति को तुरंत रोका जा सके तथा हुई क्षति के कारण पड़ने वाले प्रभावों को कम किया जा सके, विशिष्ट शिक्षा का द्वितीय मुख्य उद्देश्य है। यहाँ पर शीघ्र शब्द का प्रयोग आप इसलिए किया गया है कि जितना शीघ्र हम बालक की आवश्यकताओं के अनुसार सहायक उपकरण व प्रशिक्षण उपलब्ध कराएंगे, उतना ही शीघ्र उसमें क्षमताओं और कौशलों का विकास शुरू हो सकेगा और विशिष्ट बालक व सामान्य बालक की क्षमताओं में सार्थक अंतर भी कम हो जाएगा। शीघ्र हस्तक्षेप एक व्यापक पद है जो कि बालक की समस्त आवश्यकताओं को सम्मिलित करता है। बालक यदि दृष्टिबाधित है तो उसकी दृष्टि हेतु सबसे उत्तम संभव संशोधन उपलब्ध कराना तथा अस्थायी क्षति के कारण बालक में आई अक्षमता को दूर करने के लिए उसे उन्मुखीकरण एवं प्रशिक्षण देना, ब्रेल लिपि का प्रशिक्षण, टेलर फ्रेम व गिनतारा एबेकस का प्रशिक्षण देना, उसके लिए बाधा रहित परिवेश तैयार करना, दृष्टि बाधा के कारण उत्पन्न हीनता का भाव तथा प्रेरणा में कमी आदि अनेक मनोवैज्ञानिक प्रभावों को कम करना इसमें शामिल है। शैक्षिक हस्तक्षेप विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताएं होती हैं। ऐसी आवश्यकताएं उन बालकों की होती हैं जिन्हें अधिगम संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे बालकों के लिए शैक्षिक हस्तक्षेप की आवश्यकता महसूस की जाती है। उन बच्चों के लिए जहाँ तक व्यवहारिक हो, नियमित विद्यालय में अतिरिक्त सुविधाएं एवं अतिरिक्त सेवाएं उपलब्ध कराकर मुख्यधारा में सम्मिलित किया जा सकता है। इन बच्चों को विशिष्ट प्रक्रिया के द्वारा मुख्य धारा में सम्मिलित किया जाता है जो इस प्रकार है। विशिष्ट विद्यालय, स्पेशल स्कूल, विशेष आवश्यकता वाले कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें सामान्य विद्यालय में पढ़ने से कोई विशेष लाभ नहीं होता है। मुख्य धारा के विद्यालय के विशिष्ट कक्षाएं और अतिरिक्त कक्षाएं भी उन्हें बहुत लाभ नहीं पहुंचा पाती हैं। ऐसी स्थिति में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षण अधिगम के उन्हें विशिष्ट विद्यालय शिक्षण अधिगम के लिए उन्हें विशिष्ट विद्यालय की आवश्यकता होती है। विशिष्ट विद्यालय ऐसे विद्यालय होते हैं जिनमें विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। ये विद्यालय खास तौर पर विशिष्ट बालकों के लिए ही बनाए जाते हैं। इनमें विशिष्ट शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों के अलावा विकलांग बच्चों, शिक्षण अधिगम संबंधी जरूरतों के अनुरूप शैक्षिक संसाधन भी मौजूद होते हैं। ये विद्यालय विभिन्न प्रकार के विकलांग बच्चों को व्यक्तिगत शिक्षण इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन सुविधा उपलब्ध कराते हैं। विशिष्ट बालकों की आवश्यकता के लिए चिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक आदि भी उपलब्ध कराए जाते हैं। समन्वित विद्यालय इंटीग्रेटेड स्कूल यह एक ऐसे सामान्य विद्यालय हैं जिनमें विशेष आवश्यकता वाले विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों के साथ उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूर्ति करते हुए शैक्षिक अवसर प्रदान किया जाता है। ऐसे विद्यालयों को आमतौर पर समन्वित विद्यालय कहा जाता है। एक सामान्य विद्यालय को समन्वित विद्यालय के रूप में विकसित करने के लिए कई तरह की सेवाओं की आवश्यकता होती है, जैसे संसाधन कक्ष, संसाधन शिक्षक, रिसोर्स रूम, रिसोर्स टीचर, अन्य विशेषज्ञ, अदर स्पेशलिस्ट, सामान्य शिक्षक, रेगुलर टीचर, परामर्शदाता, काउंसलर्स और समन्वय समूह यानी पीयर ग्रुप। संसाधन कक्ष क्या होते हैं? संसाधन कक्ष वैसे विशिष्ट कक्ष को कहा जाता है जिसमें विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे पूरी विद्यालय अवधि के दौरान आधा से अधिक समय गुजारता है। संसाधन शिक्षक संसाधन कक्ष के प्रभारी होते हैं। संसाधन कक्ष शिक्षण अधिगम संबंधी विशिष्ट अन्वेषण सामग्रियों से युक्त होते हैं। इसके अलावा
वहीं प्रत्यक्षीकृत प्रशिक्षण, भाषाई विकास, गत्यात्मक प्रशिक्षण, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास और कौशल विकास के लिए व्यक्तिगत अन्वेषण सामग्रियां भी उपलब्ध होती हैं। संसाधन शिक्षक क्या होते हैं? रिसोर्स टीचर। संसाधन शिक्षक को स्रोत शिक्षक अथवा विशेष शिक्षक के नाम से भी जाना जाता है। ये विशेष शिक्षा में विशिष्ट योग्यताधारी वैसे शिक्षक होते हैं जो किसी भी माहौल में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ये दृष्टि, श्रवण, चलन एवं मानसिक विकलांगता के क्षेत्र में डिग्री विशेष शिक्षा में या डिप्लोमा विशेष शिक्षा में योग्यताधारी होने के साथ साथ भारतीय पुनर्वास परिषद रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से पंजीकृत विशेष अध्यापक होते हैं। इसके अतिरिक्त अभिभावकों को परामर्श देना, अभिभावकों एवं समुदाय को जागरूक करना जैसे कार्य भी इनके उद्देश्यों में सम्मिलित होते हैं। पुनर्वास करना, रिहैबिलिटेशन, बालक को क्षति, इम्पेयरमेंट के कारण उत्पन्न होने वाली अक्षमता उसे समुदाय से अलग थलग कर देती है, जिससे उनका मन पर बहुत बुरा असर पड़ता है, या ये कहिए कि वे उदंड सा हो जाता है, जिसे उसी समुदाय में अक्षमता न होने पर रहने वाली स्थिति में पुनर्स्थापित करना ही बालक के लिए पुनर्वास करना है। विशिष्ट शिक्षा का अंतिम व सर्वोच्च उद्देश्य है। पुनर्वासित या पुनर्स्थापित करने के उद्देश्य के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं, जैसे शैक्षिक पुनर्वास करना, चिकित्सीय पुनर्वास करना, व्यक्तिगत पुनर्वास करना, सामाजिक पुनर्वास करना, व्यावसायिक पुनर्वास करना, आर्थिक पुनर्वास करना। शैक्षिक पुनर्वास करने का अर्थ है बालक को विशिष्ट शिक्षा उपलब्ध कराकर उसके शैक्षिक उपलब्ध को उन्नत करके शैक्षिक उपलब्ध के संदर्भ में सामान्य बालकों के समानांतर खड़ा कर उसका शैक्षिक पुनर्वास किया जाना चाहिए। चिकित्सीय पुनर्वास करने का अर्थ है कि विशिष्ट बालक की शारीरिक क्षति को चिकित्सीय प्रयासों व विधियों से कम करना या समाप्त करना, जिससे कि बालक अपनी पुनर्स्थापना को प्राप्त कर सके तथा सामान्य परिवेश में सामान्य बालकों की भांति जीवन जीने के योग्य बन जाए। चिकित्सीय पुनर्वास कहलाता है जैसे किसी दृष्टिबाधित बालक की कॉर्निया बदलने से उसकी आंख की रोशनी वापस आ जाए और वह सामान्य जीवन जीने के योग्य हो जाए, तो यह चिकित्सीय परामर्श का एक अच्छा उदाहरण होगा। व्यक्तिगत पुनर्वास, विशिष्ट बालक में अक्षमता के कारण विभिन्न प्रकार की विसंगतियां उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे कि स्वासंप्रत्यय, स्वासम्मान, आत्मविश्वास की कमी, हिम्मत आदि से संबंधित विसंगतियों का सामना करना होता है। विशिष्ट बालक में उत्पन्न इन विसंगतियों को विभिन्न मनोवैज्ञानिक विधियों के द्वारा यथासंभव कम करना या समाप्त करना विशिष्ट शिक्षा के व्यक्तिगत पुनर्वास का उद्देश्य है। सामाजिक पुनर्वास, बालक जिस समाज का या समुदाय का सदस्य होता है उसके कुछ रीति रिवाज होते हैं, उसकी एक संस्कृति होती है तथा हर समाज या समुदाय अपने प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा करता है कि वह उसकी संस्कृति को धारण करे, संरक्षित करे व आने वाली पीढ़ियों को हस्तांतरित करे तथा उसी की रीति रिवाजों के अनुसार व्यवहार करे। विशिष्ट बालकों से भी ये अपेक्षाएं की जाती है, इसलिए विशिष्ट शिक्षा का यह परम उद्देश्य है कि वह बालक को अपने समाज व समुदाय की ज़रूरतों एवं अपेक्षाओं के अनुरूप तैयार करे, ताकि वह अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए सक्षम हो जाए। वह एक स्वतंत्र, जिम्मेदार एवं उत्पादक नागरिक के रूप में बालक को उसके समुदाय के समक्ष पेश करें। व्यावसायिक पुनर्वास, बालक को अपने समाज व समुदाय के व्यावसायिक उन्मुखता तथा बालक की क्षमताओं के अनुरूप व्यवसाय के चयन हेतु तैयार किया जाए तथा उसके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। जरूरत होने पर अन्य आवश्यक सुविधाओं की भी व्यवस्था की जानी चाहिए, जैसे कि व्यवसाय हेतु धन उपलब्ध कराना, अधिक जनशक्ति की व्यवस्था करना आदि। आर्थिक पुनर्वास, आज के भौतिकवादी युग में व्यक्ति का जीवन अर्थ पर आधारित हो गया है, अतः बालक को बड़े बड़े एवं कर्णप्रिय दार्शनिक विचारों के अलावा उसे कटु सच्चाई से परिचित कराना तथा उससे अर्थ अर्जन के लिए तैयार करना, जिससे कि यह समाज में
अपने आप को एक सम्मानित सदस्य के रूप में स्थापित कर सके, विशिष्ट शिक्षा का एक उद्देश्य है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भी विशिष्ट शिक्षा के अनेक उद्देश्य बताए गए हैं, जैसे शारीरिक एवं मानसिक विकलांगों का उसके सामान्य समुदाय में एक समान सहभागी के रूप में समेकित कराना, सामान्य वृद्धि के लिए तैयार कराना, साहस एवं विश्वास के साथ अपने जीवन की समस्याओं का सामना करने के योग्य बनाना होना चाहिए। विशिष्ट शिक्षा के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन। आइए विशिष्ट शिक्षा के सिद्धांतों को समझ लेते हैं। विशिष्ट शिक्षा का सिद्धांत निम्नलिखित बातों पर आधारित है। पहला, कोई निरस्त नहीं, नो वन इज रिजेक्टेड। शारीरिक रूप से बाधित सभी बालकों को निःशुल्क उपयुक्त शिक्षा मिलनी चाहिए। सामान्य शिक्षा संस्थाओं में किसी बालक को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का विकल्प किसी विद्यालय के व्यवस्था में नहीं है। व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षा। प्रत्येक विशिष्ट बालक की कुछ न कुछ विभिन्नताएं होती हैं। कुछ छात्र अन्य छात्रों से अधिकांश गुणों में सर्वथा भिन्न होते हैं, जो कि शिक्षा की ओर विशेष झुकाव रखते हैं। ऐसे छात्रों को विशेष शिक्षण आवश्यकताएं विशिष्ट शिक्षा के माध्यम से पूरी करनी चाहिए। अविभेदी शिक्षा। ऐसे बालकों की पहचान करनी चाहिए जो विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता का अनुभव करते हैं, जिससे उन्हें दी जाने वाली शिक्षा को उपयुक्त स्वरूप सुनिश्चित किया जा सके। प्रत्येक छात्र का व्यक्तिगत रूप से मूल्यांकन होना चाहिए। इसके पश्चात सभी छात्रों को उसके विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार शिक्षण कार्यक्रम रखा जाना चाहिए। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम। जिन बालकों को विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता है, उन्हें व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम या तो विशिष्ट कक्षाओं में दिया जाना चाहिए या उनसे संबंधित संसाधन युक्त कक्षों में। इस प्रकार की शिक्षा उन बालकों की वर्तमान कार्यप्रणाली और विशेष आवश्यकताओं के अनुसार होनी चाहिए। इसके लिए अपक्रमित अन्वेषण को भी प्रयुक्त किया जा सकता है। विशिष्ट प्रक्रिया, स्पेशल प्रोसेस क्या होता है? विशिष्ट शिक्षा एक विशिष्ट प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक विशेष शिक्षक विकलांग बालकों को संसाधन कक्ष, विशिष्ट उपकरण युक्त कक्षा कक्ष में शिक्षा प्रदान करते हैं। नियंत्रित वातावरण। जहाँ तक संभव हो, शारीरिक रूप से बाधित बालक तथा सामान्य बालकों की शिक्षा एक ही कक्षा कक्ष में साथ साथ होनी चाहिए। यह कक्षा सामान्य हो सकती है। सामान्यतः कक्षा विकलांग बालकों को न्यूनतम विघ्न डालने वाले वातावरण प्रदान करना चाहिए। माता पिता का सहयोग। यह शारीरिक रूप से बाधित बालकों के माता पिता भी शिक्षण कार्यक्रमों में रुचि लेते हैं तो विशिष्ट शिक्षण कार्यक्रमों को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। समुदाय की भागीदारी। विशिष्ट शिक्षा में समुदाय के व्यक्तियों की भागीदारी होने से यह अधिक प्रभावशाली हो जाती है। इसमें समुदाय के व्यक्ति जितना अधिक भागीदारी लेंगे, विशिष्ट बालक को समुदाय में समायोजन करने में उतनी ही आसानी होगी। प्रेरणा का सिद्धांत। सामान्यतः बालक जब कोई भी विषय वस्तु को सीखने के लिए प्रेरित होता है तो वे उस पाठ को जल्दी एवं आसानी से सीख लेता है। इस प्रकार एक शिक्षक को चाहिए कि इन बालकों को समय समय पर प्रेरित करें। प्रमुख शब्दावली देख लेते हैं। शीघ्र हस्तक्षेप यानी बालक में किसी कारणवश से हुई क्षति के कारण अक्षमता की स्थिति पैदा होने से यथाशीघ्र रोकना ही शीघ्र हस्तक्षेप है। पुनर्वास। व्यक्ति या बालक यदि अक्षम न होता तो उसकी समुदाय में होने वाली उपयोगी स्थिति में शिक्षा या उपचार के द्वारा उसे पुनर्स्थापित करना ही पुनर्वास है। विशिष्ट विद्यालय। एक विद्यालय जिसमें विशिष्ट बालकों को शिक्षा दी जाती है विशिष्ट विद्यालय कहलाते हैं। समावेशी शिक्षा। यह एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जिसमें विकलांग बालकों को सामान्य बालकों के साथ बिना कोई भेदभाव की शिक्षा प्रदान की जाती है। आइए दोस्तों देख लेते हैं कि जो विशिष्ट शिक्षा में संसाधन कक्ष होते हैं उनमें किन किन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। ब्रेल पढ़ने लिखने की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें 2 कॉलम में 3-3 की संख्या में बटे हुए 6 उभरे हुए बिंदु होते हैं, जिसमें एक नुकीली पिन अर्थात स्टाइलस की सहायता से दबाकर ब्रेल के बिंदु उभारे जाते हैं।
ब्रेलर क्या होता है? ब्रेलर ब्रेल लिखने की एक ऐसी मशीन है जिसके द्वारा एक बार में ब्रेल के एक अक्षर के सभी बिंदुओं को उभारे जा सकते हैं। पॉकेट फ्रेम क्या होता है? यह ब्रेल फ्लेट का छोटा रूप होता है जिसको जेब में रखकर आसानी से एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाया जा सकता है। टेलर फ्रेम यह एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से अंकगणित तथा बीजगणित में प्रयुक्त होने वाले चिन्ह या संख्याओं को प्रकट करते हैं या लिखते हैं। अबेकस अबेकस एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से विभिन्न गणितीय संक्रियाओं की जाती हैं जिसमें गिनती, गुणा, भाग, जोड़ना, घटाना शामिल है। ज्यामितीय किट यह उपकरण रेखा गणित में उपयोगी होता है। इलेक्ट्रॉनिक नोट टेकर यह एक कम क्षमता वाला कंप्यूटर है। इनका आकार एक वीडियो कैसेट के जितना होता है। साधारणतः इस उपकरण में एक ब्रेल की तरह 7 कुंजियाँ लगी होती हैं जिसका प्रयोग करके ब्रेल के अक्षरों को टाइप किया जाता है। टॉकिंग कैलकुलेटर इसकी सहायता से पूर्ण अंधे बच्चे गणित संबंधी कार्य आसानी से कर सकते हैं। इसमें जो बटन दबाए जाते हैं वही अंक सुनाई देती है। लेजर छड़ी क्या होती है? लेजर केन या लंबी छड़ी जैसा ही साधन है। इसमें इंफ्रारेड प्रकाश की 3 किरणें निकलती हैं, एक ऊपर, एक नीचे और एक सीधी दिशा में निकलती है। प्रकाश की ये किरणें जब किसी वस्तु से टकराती हैं तो वह ध्वनि में परावर्तित हो जाती है और इसी ध्वनि की आवाज़ से दृष्टि अक्षमताग्रस्त बच्चे सचेत हो जाते हैं। यानी लेजर छड़ी की सहायता से बच्चे आसानी से चल सकते हैं। अगर कोई बाधा या कोई वस्तु उनके सामने आती है तो यह छड़ी जो है पहले ही उन्हें सचेत कर देती है जिससे वे टकराने से बच जाते हैं। श्रवण यंत्र हियरिंग एड्स श्रवण बाधित बालकों को स्पष्ट रूप से सुनाई देने के लिए श्रवण यंत्र का उपयोग किया जाता है। यह एक ऐसी मशीन है जो वातावरण की आवाज़ को ग्रहण कर उसे कई गुना बढ़ाकर सीधे कान में पहुंचाता है। इसकी सहायता से कम सुनने वाला बच्चा भी उस आवाज़ को स्पष्ट रूप से आसानी से सुन सकता है। बैसाखी क्रंच क्या होता है? कमज़ोर पैरों वाले बच्चों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। बैसाखी बच्चों को सहायता प्रदान करती है। कैलिपर्स या जूतों के साथ लगा पैरों को सहारा प्रदान करने वाला साधन है जो कमज़ोर पैरों को सहारा प्रदान करता है। आइए विशिष्ट शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण सेवाओं की चर्चा कर लेते हैं। प्रारंभ समय से ही विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट बालकों के सर्वांगीण विकास करने के लिए कई तरह की प्रयास किए गए हैं। इस प्रयास के क्रम में कई प्रकार की सेवाएं अस्तित्व में आई हैं। जैसे पहला, पूर्णकालिक नियमित कक्षा में स्थापन, फुल टाइम प्लेसमेंट इन अ रेगुलर क्लासरूम। इस प्रकार की सेवा में विशिष्ट बालक सामान्य कक्षा का पूर्णकालिक सदस्य होता है तथा नियमित अध्यापकों के अनुदेशों से ही उसकी समस्याओं का निदान कर लिया जाता है। दूसरा, विशिष्ट शिक्षा परामर्श के साथ पूर्णकालिक नियमित कक्षा में स्थापन, फुल टाइम प्लेसमेंट इन अ रेगुलर क्लासरूम विद स्पेशल एजुकेशन कंसल्टेंट्स। इस प्रकार की सेवा विशिष्ट बालकों को नियमित कक्षा में ही स्थापित कराती है तथा उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए विशेष शिक्षण, सहायक सामग्रियां, सहायक उपकरणों एवं तकनीकों के प्रयोग का प्रयोजन किया जाता है। परिभ्रामी विशिष्ट शिक्षक सेवा व्यवस्था के साथ पूर्णकालिक नियमित कक्षा में स्थापन, फुल टाइम प्लेसमेंट इन अ रेगुलर क्लासरूम विद प्रोविजंस ऑफ इटरनेट स्पेशल एजुकेटर सर्विस। इस सेवा के अंतर्गत विशिष्ट बालक नियमित कक्षा का ही सदस्य रहता है परंतु एक परिभ्रामी शिक्षक की सहायता से उसके नियमित शिक्षकों को निर्देशन एवं परामर्श की व्यवस्था होती है। यहाँ पर विशिष्ट शिक्षक के द्वारा बालक को प्रत्यक्ष निर्देशन नहीं मिलता है। संसाधन कक्ष या संसाधन शिक्षक व्यवस्था के साथ पूर्णकालिक नियमित कक्षा में स्थापन, full time placement in a regular classroom with provisions of resource रूम और रिसोर्स टीचर। यह सेवा विशिष्ट बालकों को विशिष्ट शिक्षक की प्रत्यक्ष सेवा
संसाधन कक्ष में प्रदान कराती है तथा बालक अन्य क्रियाकलापों को नियमित कक्षाओं में करते हैं। अगला, सहयोगी समूह शिक्षण सेवाओं के साथ साथ पूर्णकालिक नियमित कक्षा में स्थापन। इस सेवा में बालक नियमित कक्षा में ही अपने सहपाठियों के साथ शिक्षा ग्रहण करता है। यहाँ पर विशिष्ट बालकों की समस्याओं को हल करने के लिए एक ही समय में कक्षा में 2 या 3 शिक्षक होते हैं, एक नियमित शिक्षक व अन्य विशिष्ट शिक्षक। अगला, अंशकालिक विशिष्ट वर्ग में स्थापन के साथ साथ अंशकालिक नियमित कक्षा में स्थापन करना। इस प्रकार की सेवा में बालक विद्यालय समय का कुछ भाग विशिष्ट वर्ग में, जहाँ उसकी विशेष आवश्यकता की पूर्ति की जाती है, तथा शेष नियमित कक्षा में, जहाँ वह अन्य सामान्य सहपाठियों के साथ विद्यालय की क्रियाकलापों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करता है, व्यतीत करता है। पूर्णकालिक विशिष्ट कक्षा में स्थापन, फुल टाइम प्लेसमेंट इन ए स्पेशल क्लास। इस प्रकार की सेवा में नियमित विद्यालय में ही एक विशिष्ट कक्षा का प्रबंध होता है, जिसमें बालक पूरे दिन उसी विशिष्ट कक्षा में शिक्षा ग्रहण करता है तथा विद्यालय के अन्य सामूहिक गैर शैक्षणिक क्रियाकलापों में अपने सहभागिता सुनिश्चित करता है। अगला, पूर्णकालिक विशेष विद्यालय में स्थापन फुल टाइम प्लेसमेंट इन ए स्पेशल स्कूल। यह सेवा किसी एक विकलांगता में विशेषज्ञता रखती है तथा इस विद्यालय में केवल उसी विकलांगता के विद्यार्थी ही नामांकित किए जाते हैं। बालक विद्यालय में विद्यार्जनोपरांत अपने घर व समुदाय से अंतःक्रिया करने का अवसर प्राप्त करता है। अगला, पूर्णकालिक आवासीय विद्यालय में स्थापन फुल टाइम प्लेसमेंट इन ए रेजिडेंटल स्कूल। इस सेवा के अंतर्गत बालक आवासीय विद्यालय जो कि किसी एक विकलांगता में विशेषज्ञता रखते हैं में नामांकित किया जाता है तथा 24 घंटे विद्यालय में अपने शैक्षिक क्रियाकलापों के साथ जीवन के अनेक कौशलों को सीखता है। बालक छुट्टियों एवं त्योहारों में अपने घर को जाते हैं। अस्पताल तथा गृह बाध्य निर्देशन हॉस्पिटल एंड होम बाउंड इंस्ट्रक्शंस। इस सेवा के अंतर्गत बालक को अस्पताल या घर पर ही अनुदेशन की व्यवस्था की जाती है। इस सेवा में विशिष्ट शिक्षक स्वयं बालक को अनुदेशन देता है तथा परिवार के अन्य सदस्य को भी निर्देशित करता है। संसाधन शिक्षक रिसोर्स टीचर, यह एक विशिष्ट प्रकार से प्रशिक्षित शिक्षक होते हैं जो विकलांग बालकों की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। संसाधन कक्ष क्या होते हैं? यह विद्यालय का एक ऐसा कक्ष होता है जहां विशिष्ट बालकों से संबंधित उपकरण एवं विशिष्ट शिक्षण सामग्रियां रखी जाती हैं। आइए, अब स्पेशल एजुकेशन से संबंधित हमने थियरी तो पढ़ लिया है। अब आइए इस पर आधारित एमसीक्यूज क्वेश्चंस को हल कर लेते हैं, जिससे कि नेट, टेट, सीटेट आदि विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है प्रश्नों को हल करने में और विषय वस्तु को समझने में आसानी हो सके। पहला प्रश्न है कि स्पेशल एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं कि सभी छात्रों को समान पाठ्यक्रम देना, केवल प्रतिभाशाली बच्चों को शिक्षा देना, तीसरा ऑप्शन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा देना, और चौथा ऑप्शन है सामान्य बच्चों से अलग रखना। तो दोस्तों, स्पेशल एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य है कि इसमें सी विकल्प सही है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा देना ही जो है स्पेशल एजुकेशन कहलाता है। अगला प्रश्न है कि स्पेशल एजुकेशन का संबंध किससे है? ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है केवल शारीरिक विकलांगता से है, दूसरा ऑप्शन केवल मानसिक विकलांगता से है, तीसरा विशेष आवश्यकता वाले सभी प्रकार के बच्चों से है, या केवल दृष्टिबाधित बच्चों से। तो दोस्तों, जो स्पेशल एजुकेशन का संबंध है वह विशेष आवश्यकता वाले सभी प्रकार के बच्चों से होता है। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन स्पेशल एजुकेशन का लक्ष्य नहीं है? इसको में ध्यान देना नहीं है, पर विशेष नहीं वर्ड पे ध्यान देना है। पहला प्रश्न है कि सॉरी आत्मनिर्भरता विकसित करना, दूसरा सामाजिक समायोजन, तीसरा प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, और चौथा है व्यक्तिगत विकास। तो दोस्तों, स्पेशल एजुकेशन का इन लक्ष्यों में से एक लक्ष्य यह नहीं है कि प्रतिस्पर्धा बढ़ाना नहीं है, प्रतिस्पर्धा बढ़ाना नहीं है, बाकी आत्मनिर्भरता विकसित करना स्पेशल एजुकेशन का लक्ष्य है, सामाजिक समायोजन भी है और व्यक्तिगत विकास भी है। अगला प्रश्न है कि इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम आईईपी
I for इंडिविजुअलाइज्ड, E फॉर एजुकेशन एंड P फॉर प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है समान पाठ्यक्रम लागू करना, दूसरा है व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, तीसरा विकल्प है परीक्षा प्रणाली बदलना और चौथा विकल्प है विद्यालय प्रबंध करना। दोस्तों, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम IEP का उद्देश्य होता है कि व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना। अगला प्रश्न है कि विशेष शिक्षा में सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं पाठ्य पुस्तक को, अगला विकल्प है शिक्षक को, तीसरा विकल्प है बालक की आवश्यकता को और चौथा विकल्प है पाठ्यक्रम को। तो दोस्तों, विशेष शिक्षा में सबसे अधिक महत्व जो होता है वह बालक की आवश्यकता को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के लिए कौन सी विधि उपयोगी है? ऑप्शन दिए गए हैं, ए है लेक्चर मेथड, बी है प्लेवे मेथड, सी ऑप्शन है लैंग्वेज मेथड और डी ऑप्शन है डिस्कवरी मेथड। तो दोस्तों, हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के लिए इसमें सबसे अधिक उपयोगी विधि होगी साइन लैंग्वेज, क्योंकि बच्चे सुन नहीं पाएंगे तो उनको जो है हियरिंग के माध्यम से जो है साइन लैंग्वेज के माध्यम से जब सिखाया जाएगा तो उस बात विषय वस्तु को आसानी से जो है समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है लर्निंग डिसेबिलिटी का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन दिए गए हैं और पहला सेरिब्रल पल्सी है और डिसलेक्सिया है, ऑटिज्म है या हियरिंग लॉस है। दोस्तों, जो लर्निंग डिसेबिलिटी का उदाहरण है इसमें से डिसलेक्सिया है। डिसलेक्सिया एक प्रकार पढ़ने से संबंधित समस्या होती है जिसे पठन विकार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दृष्टिबाधित बच्चों के लिए कौन सी लिपि प्रयोग होती है? ऑप्शन दिए गए हैं मोर्स कोड, साइन लैंग्वेज, ब्रेल या रोमन। दोस्तों, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए जो है ब्रेल लिपि का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है स्पेशल एजुकेशन में मूल्यांकन का स्वरूप होता है। ऑप्शन दिए गए हैं केवल समेटिव होता है, केवल रिटर्न होता है, निरंतर एवं व्यापक होता है या वार्षिक होता है। दोस्तों, स्पेशल एजुकेशन में मूल्यांकन का जो स्वरूप होता है वह निरंतर एवं व्यापक होता है, यानी कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन स्पेशल एजुकेशन में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन का आधार क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं ए पृथक्करण, बी भेदभाव, सी समान अवसर और डी प्रतिस्पर्धा। दोस्तों, समावेशी शिक्षा का मुख्य आधार होता है समान अवसर उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन है स्पेशल टीचर की भूमिका होती है। ऑप्शन है अनुशासन बनाए रखना, बी केवल पढ़ाना, सी मार्गदर्शन एवं सहायक बनना और डी प्रशासन चलाना। स्पेशल टीचर की मुख्य भूमिका होती है सी विकल्प सही है कि मार्गदर्शन के रूप में कार्य करना और सहायक बनना। अगला क्वेश्चन है ऑटिज्म से प्रभावित बालकों में प्रमुख समस्या होती है। ऑप्शन दिए गए हैं पहला है शारीरिक कमजोरी, दूसरा भाषा व सामाजिक व्यवहार, तीसरा दृष्टि दोष, चौथा श्रवण दोष। दोस्तों, ऑटिज्म से प्रभावित जो बालकों में प्रमुख समस्या होती है वह है बी विकल्प सही है भाषा व सामाजिक व्यवहार। अगला क्वेश्चन है स्पेशल एजुकेशन में कौन सा सिद्धांत प्रमुख है? ऑप्शन दिए गए हैं समानता का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, कठोर अनुशासन का सिद्धांत या प्रतियोगिता का सिद्धांत। तो स्पेशल एजुकेशन का जो प्रमुख सिद्धांत है वह व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत है, क्योंकि स्पेशल एजुकेशन में बालकों की व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार उन्हें शिक्षा प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन है मेंटल रिटार्डेशन शब्द के स्थान पर अब किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं ए विकल्प है स्लो लर्नर, बी लर्निंग डिसेबल्ड, सी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और डी ऑटिज्म। तो इसमें सी ऑप्शन सही है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। जो मेंटल रिटार्डेशन शब्द है उसके स्थान पर अब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी शब्द का प्रयोग किया जाता है। सॉरी। अगला क्वेश्चन स्पेशल एजुकेशन का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं जॉन लॉक को, मारिया मॉन्टेसरी को, जॉन इटार्ड को या पियाजे को। तो दोस्तों, इसमें सी विकल्प सही है कि जो है स्पेशल एजुकेशन का जनक जॉन इटार्ड को माना जाता है।
अगला क्वेश्चन है स्पेशल एजुकेशन का संबंध किस शैक्षिक दर्शन से है? ऑप्शन है यथार्थवाद से, आदर्शवाद से, प्रगतिवाद से या प्रगतिवाद से। दोस्तों स्पेशल एजुकेशन का संबंध जो होता है वह प्रगतिवाद से होता है। अगला क्वेश्चन है इंडिविजुअल डिफरेंस का सिद्धांत किस पर आधारित होता है? ऑप्शन है समानता पर, भिन्नता पर, अनुशासन पर या प्रतिस्पर्धा पर। तो दोस्तों इंडिविजुअलाइज डिफरेंस का जो सिद्धांत होता है वह भिन्नता पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन है स्लो लर्नर बच्चों की आईक्यू सीमा सामान्यता होती है। ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन 25 से 40, बी 40 से 55, सी 70 से 85, डी विकल्प है 90 से 110। दोस्तों जो स्लो लर्नर बच्चों की आईक्यू सीमा होती है वह 70 से 85 के मध्य होती है। सी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है गिफ्टेड बच्चों की आईक्यू सामान्यता मानी जाती है। गिफ्टेड बच्चे यानी प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं उन बच्चों की आईक्यू सामान्यता मानी जाती है। ऑप्शन दिए गए हैं। ए विकल्प है 90 से अधिक, बी 100 से अधिक और सी 120 से अधिक और डी विकल्प है 140 से अधिक। तो दोस्तों इसमें डी विकल्प सही है कि 140 से अधिक। जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं उनकी जो बुद्धिलब्धि होती है वह 130 या 140 से अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है कि स्पेशल एजुकेशन में सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? ऑप्शन है। ए ऑप्शन है लेक्चर मेथड, बी है इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस, डी ऑप्शन है डिमॉन्स्ट्रेशन और या डिस्कशन। तो दोस्तों स्पेशल एजुकेशन की जो सबसे उपयुक्त विधि होती है वो इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस होता है। अगला क्वेश्चन है कि सेरेब्रल पॉल्सी किससे संबंधित विकलांगता है? ऑप्शन है मानसिक विकलांगता है, बी शारीरिक विकलांगता है, सी विकल्प भाषाई है या फिर डी विकल्प श्रवण विकलांगता है। दोस्तों जो सेरेब्रल पॉल्सी होती है वह शारीरिक विकलांगता से संबंधित समस्या होती है। अगला क्वेश्चन है डिसलेक्सिया का संबंध किससे है? ऑप्शन दिए गए हैं पढ़ने से है, बी लिखने से है, सी विकल्प गणित से है और डी विकल्प भूलने से है। दोस्तों जो पढ़ने से संबंधित समस्या होती है उसे डिसलेक्सिया कहते हैं और जो लिखने से संबंधित समस्या होती है उसको डिसकैलकुलिया कहते हैं और जो गणित से संबंधित या गणना से संबंधित समस्या होती है उसे डिस्कैलकुलिया कहते हैं और जो लिखने से संबंधित समस्या होती है उसको डिस्ग्राफिया कहा जाता है। माफ़ कीजिए इस क्वेश्चन को फिर से देख लें। ऑप्शन प्रश्न है कि डिस्कैलकुलिया का संबंध किससे है? विकल्प दिए गए हैं पढ़ने से है, लिखने से है, गणित से है या बोलने से है। तो दोस्तों डिस्कैलकुलिया का संबंध गणित से होता है। जो पढ़ने की समस्या होती है उसको डिसलेक्सिया कहते हैं और लिखने से संबंधित समस्या को डिस्ग्राफिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है एडीएचडी से ग्रसित बालकों में मुख्य समस्या होती है। ऑप्शन दिए गए हैं दृष्टि दोष होता है, श्रवण दोष होता है, ध्यान की कमी होती है या फिर शारीरिक कमजोरी होती है। दोस्तों जो एडीएचडी से ग्रसित बालक होते हैं उनमें मुख्य समस्या ध्यान की कमी एवं अति सक्रियता होती है। अगला क्वेश्चन है विशेष शिक्षा में पाठ्यक्रम होना चाहिए। ऑप्शन है ए विकल्प है कठोर, बी स्थिर, सी लचीला, डी समान। तो दोस्तों विशेष शिक्षा में जो पाठ्यक्रम है वह लचीला होना चाहिए। सी विकल्प इसमें सत्य है। अगला क्वेश्चन है हियरिंग इम्पेयरमेंट का मुख्य कारण नहीं है। इसमें ध्यान देना में नहीं क्या है। विकल्प दिए गए हैं जन्मजात होता है, दुर्घटना से होता है, संक्रमण से होता है या कुपोषण से होता है। तो दोस्तों जो हियरिंग इम्पेयरमेंट की समस्या होती है उसमें जन्मजात कारण भी हो सकता है, दुर्घटना भी हो सकती है, संक्रमण भी हो सकता है, कुपोषण का इससे कोई संबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन है स्पीच डिफेक्ट का उदाहरण है। ऑप्शन दिए गए हैं स्टेमरिंग है, डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है या डिसकैलकुलिया है। तो दोस्तों स्पीच डिफेक्ट का जो उदाहरण है इसमें स्टैमरिंग है। इसमें बच्चा लड़खड़ा कर बोलता है। डिसलेक्सिया
पठन से संबंधित विकार होता है, पढ़ने से संबंधित समस्या होती है, डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित समस्या होती है, और डिस्कैल्कुलिया जो होती है वो गणितीय गणनाओं से संबंधित समस्या होती है। और इसी में एक अगला देखते हैं अच्छा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि इंक्लूसिव एजुकेशन का मूल विचार है। ऑप्शन दिए गए हैं। ए विकल्प है अलग विद्यालय, बी अलग पाठ्यक्रम, सी विकल्प सामान्य विद्यालय में विशेष बच्चों की शिक्षा, और डी विकल्प है केवल विशेष विद्यालय। तो जो दोस्तों इंक्लूसिव एजुकेशन का मूल विचार है वह सामान्य विद्यालय में विशेष बच्चों की शिक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है स्पेशल एजुकेशन में उपयोग होने वाला सहायक उपकरण नहीं है। पहला विकल्प है हियरिंग एड, ब्रेल स्लेट, व्हील चेयर, ब्लैक बोर्ड। तो दोस्तों जो स्पेशल एजुकेशन में उपयोग होने वाला सहायक उपकरण में ब्लैक बोर्ड नहीं है। मुख्य रूप से इसमें हियरिंग एड है, ब्रेल स्लेट है और व्हील चेयर है। अगला क्वेश्चन है विजुअल इम्पेयरमेंट का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं आईक्यू टेस्ट के द्वारा, ऑडियोमीटर के द्वारा, स्नेलन चार्ट के द्वारा या अचीवमेंट टेस्ट के द्वारा। तो दोस्तों विजुअल एम्पेयरमेंट का आकलन जो है वह स्नेलन चार्ट के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है स्पेशल एजुकेशन में रीइंफोर्समेंट यानी पुनर्बलीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है। दंड देना है, व्यवहार बदलना है, या व्यवहार को सुदृढ़ करना है, या अनुशासन को लागू करना है। तो दोस्तों स्पेशल एजुकेशन में रीइंफोर्समेंट का उद्देश्य होता है व्यवहार को सुदृढ़ करना। सी विकल्प सत्य है। अगला क्वेश्चन है लर्निंग डिसेबिलिटी में शामिल नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैल्कुलिया या सेरेब्रल पल्सी। तो दोस्तों लर्निंग डिसेबिलिटी डिसलेक्सिया भी है, डिस्ग्राफिया भी है, डिसकैल्कुलिया भी है, लेकिन सेरेब्रल पल्सी का संबंध लर्निंग डिसेबिलिटी से नहीं है। अगला क्वेश्चन है स्पेशल एजुकेशन में मूल्यांकन होता है। ऑप्शन ए केवल प्रारंभिक होता है, बी केवल अंतिम होता है, सी निरंतर होता है या आकस्मिक होता है। दोस्तों स्पेशल एजुकेशन में जो मूल्यांकन होता है वह निरंतर होता है। सी विकल्प सत्य है। अगला क्वेश्चन है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का प्रमुख लक्षण क्या है। ऑप्शन है उच्च आईक्यू, सीमित बौद्धिक कार्य क्षमता, अधिक रचनात्मकता या श्रेष्ठ स्मरण शक्ति। तो दोस्तों जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का प्रमुख लक्षण होता है वह सीमित बौद्धिक कार्य क्षमता होता है। अगला क्वेश्चन है स्पेशल एजुकेशन में शिक्षक की भूमिका होती है। ऑप्शन दिए गए हैं तानाशाह की, निर्देशक की, सहायक एवं मार्गदर्शक की या परीक्षक की। तो दोस्तों स्पेशल एजुकेशन में जो शिक्षक की भूमिका होती है वह सहायक एवं मार्गदर्शक की होती है। सी विकल्प इसमें पूरी तरह से सही है। अगला क्वेश्चन है एजुकेशन पॉलिसी ऑन नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 में किस पर बल दिया गया है। ऑप्शन है ए पृथक्करण, बी एकरूपता, सी समावेशी शिक्षा और डी प्रतिस्पर्धा। दोस्तों नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 में जो है समावेशी शिक्षा पर अधिक बल दिया गया है। और दोस्तों जो NEP 2020 आया है उसमें भी समावेशी शिक्षा की बात वो भी करता है। अगला क्वेश्चन है स्पेशल एजुकेशन में नॉर्मलाइजेशन का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन दिए गए हैं विशेष बच्चों को अलग रखना, सामान्य वातावरण उपलब्ध कराना, सी विकल्प है कठोर अनुशासन और डी विकल्प है विशेष पाठ्यक्रम लागू करना। तो दोस्तों जो स्पेशल एजुकेशन में नॉर्मलाइजेशन होता है इसका अर्थ होता है सामान्य वातावरण उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन है IDEA किस देश से संबंधित अधिनियम है। ऑप्शन दिए गए भारत से, बी इंग्लैंड से, सी अमेरिका से या डी ऑस्ट्रेलिया से। तो दोस्तों जो IDEA है वह अधिनियम या अमेरिका देश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है भारत में दिव्यांग बच्चों की शिक्षा से संबंधित अधिनियम है। ऑप्शन दिए गए हैं RT एक्ट, RPWD एक्ट 2016, INP 1968 या SSA। तो दोस्तों भारत में दिव्यांग बच्चों की शिक्षा से संबंधित जो अधिनियम है वो RPWD एक्ट 2016 है।
दोस्तों आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 से पहले जो है पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 जो है अधिनियम आया। उसमें 7 प्रकार की विकलांगता को स्वीकार किया गया था। और इसके बाद जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो 2016 में आया, उसमें जो है 21 प्रकार की विकलांगता को स्वीकार किया गया है। तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में 21 प्रकार की विकलांगता को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि का विकास किसने किया? ऑप्शन है हेलन केलर ने, बी लुइस ब्रेल ने, सी जीन इल्टॉड ने, डी मॉन्टेसरी ने। तो दोस्तों ब्रेल लिपि का विकास जो है लुइस ब्रेल ने किया था। अगला क्वेश्चन है, इंक्लूसिव एजुकेशन में मुख्य बाधा क्या है? ऑप्शन दिए गए पाठ्यक्रम है, बी शिक्षक प्रशिक्षण की कमी है, सी विद्यार्थी है या अभिभावक है। दोस्तों इंक्लूसिव एजुकेशन में मुख्य बाधा जो होती है वो शिक्षक प्रशिक्षण की कमी होती है। अगला क्वेश्चन है कि ADHD का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप होता है अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अगला क्वेश्चन है, डिस्ग्राफिया संबंधित है? ऑप्शन दिए गए हैं, पढ़ने से, बिगड़ना से, लेखन से या भूलने से। दोस्तों डिस्ग्राफिया का संबंध होता है लिखने से। ये लिखने से संबंधित समस्या होती है। अगला क्वेश्चन है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में प्रमुख समस्या क्या होती है? ऑप्शन दिए गए, शारीरिक विकास, सामाजिक अंतःक्रिया, दृष्टि या श्रवण। तो दोस्तों ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होते हैं, उसमें प्रमुख समस्या सामाजिक अंतःक्रिया की होती है। बी विकल्प सत्य है। अगला क्वेश्चन है, स्पेशल एजुकेशन में व्यवहार संशोधन का सिद्धांत किस पर आधारित है? ऑप्शन दिए गए, गेस्टाल्ट पर, बिहेवियरिज्म पर, साइको एनालिसिस पर या ह्यूमनिज्म पर। तो दोस्तों स्पेशल एजुकेशन में जो व्यवहार संशोधन का सिद्धांत होता है वह बिहेवियरिज्म पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन है, इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस का अर्थ होता है? ऑप्शन दिए गए हैं, समूह शिक्षण, समान शिक्षण, व्यक्तिगत शिक्षण या सामूहिक मूल्यांकन। तो दोस्तों जो इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस होता है वह व्यक्तिगत शिक्षण होता है। अगला क्वेश्चन है, स्पेशल एजुकेशन में सबसे उपयुक्त कक्षा का आकार होता है? ऑप्शन दिए गए, ए बड़ा, बी विकल्प है मध्यम, सी विकल्प है छोटा, डी विकल्प कोई भी। दोस्तों स्पेशल एजुकेशन में जो सबसे उपयुक्त कक्षा होती है वह छोटा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के लिए कौन सा उपकरण उपयोगी है? ऑप्शन दिए गए हैं, ए ब्रेल, बी हियरिंग एड, सी व्हील चेयर, डी वाइट कैन। तो दोस्तों हियरिंग इम्पेयर्ड यानी जिन बच्चों में सुनने से संबंधित समस्याएं होती हैं उनके लिए हियरिंग एड उपयोगी होता है। विकल्प सत्य है। अगला क्वेश्चन है, विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए सहायक उपकरण नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं, वाइट कैन, बी ब्रेल, सी टॉकिंग बुक, डी हियरिंग एड। तो दोस्तों विजुअल इम्पेयरमेंट से के लिए जो है सहायक उपकरणों में हियरिंग एड नहीं संबंधित है, बल्कि वाइट केन, ब्रेल, टॉकिंग बुक ये सभी हियरिंग विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए उपयोगी हैं। अगला क्वेश्चन है कि लर्निंग डिसेबिलिटी का आईक्यू स्तर सामान्यता होता है? ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऑप्शन बहुत कम होता है, बी ऑप्शन बहुत अधिक होता है, सी ऑप्शन है कि सामान्य होता है और डी ऑप्शन है कि अत्यधिक निम्न होता है। दोस्तों जो लर्निंग डिसेबिलिटी का आईक्यू स्तर होता है वह सामान्यतः जो है सामान्य होता है। अगला क्वेश्चन है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में सबसे अधिक प्रभावित होता है क्या? ए विकल्प स्मृति, बी अनुकूलन व्यवहार, सी विकल्प दृष्टि और डी विकल्प है श्रवण।
दोस्तों जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होता है उसमें सबसे अधिक जो है वह अनुकूलन व्यवहार प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है आईईपी में कौन शामिल नहीं होता है? ए विकल्प शिक्षक, बी अभिभावक, सी चिकित्सक, डी सहपाठी। तो दोस्तों आईईपी में जो है सहपाठी शामिल नहीं होता है, शिक्षक, अभिभावक और चिकित्सक शामिल होते हैं। आईईपी का फुल फॉर्म है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन है स्पेशल एजुकेशन में मेन स्ट्रीमिंग का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन दिए गए हैं। ए विकल्प है पृथक्करण, बी विशेष विद्यालय, सी सामान्य कक्षा में समायोजन और डी विकल्प है घर पर शिक्षा। दोस्तों स्पेशल एजुकेशन में मेन स्ट्रीमिंग का अर्थ होता है सामान्य कक्षा में समायोजन करना। अगला क्वेश्चन है कि स्लो लर्नर के लिए उपयुक्त रणनीति क्या है? पहला विकल्प है तेज गति, दूसरा विकल्प अतिरिक्त समय, तीसरा विकल्प है दंड और चौथा विकल्प है उपेक्षा। तो दोस्तों स्लो लर्नर के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति है अतिरिक्त अभ्यास। अगला क्वेश्चन है गिफ्टेड बच्चों के लिए उपयुक्त कार्यक्रम है। ऑप्शन दिए गए ए रेमेडियल टीचिंग, बी ऑप्शन इनरिचमेंट प्रोग्राम, सी ऑप्शन ड्रिल मेथड और डी ऑप्शन दिया गया रिपीटेशन। तो दोस्तों जो गिफ्टेड बच्चों के लिए जो उपयुक्त कार्यक्रम होता है इनरिचमेंट प्रोग्राम होता है। अगला क्वेश्चन है कि स्पीच डिसऑर्डर का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन स्टटरिंग, लिस्पिंग, डिसलेक्सिया, स्टैमरिंग। दोस्तों जो स्पीच डिसऑर्डर होता है उसमें डिसलेक्सिया शामिल नहीं होता है, स्टटरिंग शामिल होता है, लिस्पिंग शामिल होता है और स्टैमरिंग भी शामिल होता है। अगला क्वेश्चन है इंक्लूसिव एजुकेशन का आधार किस सिद्धांत पर है? ऑप्शन दिए गए हैं समानता पर है, समावेशन पर है, पृथक्करण पर है या वर्गीकरण पर है। तो दोस्तों इंक्लूसिव एजुकेशन का जो आधार है वह समावेशन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है स्पेशल एजुकेशन में मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं तुलना करना, प्रमोशन करना, शैक्षिक योजना बनाना या फिर दंड है। तो दोस्तों स्पेशल एजुकेशन में जो मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य होता है वह शैक्षिक योजना बनाना होता है। अगला क्वेश्चन है कि सेरेब्रल पाल्सी का मुख्य कारण क्या होता है? ऑप्शन है जन्म के बाद संक्रमण, बी मस्तिष्क क्षति, सी कुपोषण, डी दुर्घटना। तो दोस्तों जो सेरेब्रल पाल्सी होता है इसका मुख्य कारण जो है मस्तिष्क क्षति होती है। इसमें बी विकल्प बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है स्पेशल एजुकेशन टीचर का प्रमुख गुण होना चाहिए। ए विकल्प कठोरता, बी धैर्य, सी सख्ती, डी तटस्थता। तो स्पेशल एजुकेशन टीचर का जो प्रमुख गुण होता है उसमें धैर्य की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है भारत में समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने वाली योजना कौन सी है? पहला ऑप्शन RMSA यानी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, दूसरा है सर्व शिक्षा अभियान, तीसरा IEDSS है या उपर्युक्त सभी है। तो दोस्तों इसमें RMSA, SSA और IEDSS जो है उपर्युक्त सभी जो है भारत में समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने वाली योजनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है मल्टीपल डिसेबिलिटी का क्या अर्थ है? ऑप्शन दिए गए हैं ए एक विकलांगता, बी दो या अधिक विकलांगताएं, सी केवल शारीरिक विकलांगता, डी केवल मानसिक विकलांगता। तो दोस्तों जो मल्टीपल डिसेबिलिटी होती है उसमें दो या दो से अधिक विकलांगता शामिल होती है। अगला क्वेश्चन है कि स्पेशल एजुकेशन में सबसे अधिक प्रयोग होने वाली विधि है। ए विकल्प है लेक्चर, बी ड्रिल, सी एक्टिविटी बेस्ड, सी टेक्स्ट बुक। तो दोस्तों स्पेशल एजुकेशन जो सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली विधि है वह एक्टिविटी बेस्ड विधि होती है। अगला क्वेश्चन है कि लो विज़न का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन दिए गए ए पूर्ण अंधता, बी आंशिक अंधता, सी रंग अंधता, डी रात्रि अंधता। दोस्तों लो विज़न का अर्थ होता है आंशिक दृष्टि होती है। अगला क्वेश्चन है कि स्पेशल एजुकेशन का मूल्यांकन अधिकतर होता है। ऑप्शन दिए गए हैं नॉर्म रिपीटेड टेस्ट, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, एसे टाइप या फिर ओरल। तो दोस्तों जो स्पेशल एजुकेशन का मूल्यांकन होता है वह क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट होता है। दोस्तों टेस्ट दो प्रकार का होता है, एक NRT होता है जिसको नॉर्म रेफरेंस टेस्ट कहते हैं और एक CRT होता है जिसको क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट कहते हैं। तो जो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होता है
उसमें सापेक्षिक अध्ययन किया जाता है। यानी इसमें नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में देखा जाता है कि बच्चे की अन्य बच्चों के सापेक्ष क्या स्थिति है, जबकि क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में देखा जाता है कि बच्चे ने निर्धारित शिक्षण बिंदुओं या अधिगम लक्ष्यों को कहाँ तक प्राप्त कर लिया है और उन बिंदुओं को देखा जाता है। तो दोस्तों, जो स्पेशल एजुकेशन में मूल्यांकन का आधार होता है वो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट CRT होता है। इसमें बी विकल्प सत्य है। अगला क्वेश्चन है कि इंक्लूसिव क्लासरूम में शिक्षक की भूमिका होती है। ए विकल्प है केवल पढ़ाना, बी फैसिलिटेटर की, सी परीक्षक की, डी अनुशासक की। तो दोस्तों, जो इंक्लूसिव क्लासरूम होता है, इंक्लूसिव क्लासरूम होता है, इसमें जो शिक्षक की भूमिका होती है वो फैसिलिटेटर की होती है। अगला क्वेश्चन है कि डिसलेक्सिया में मुख्य कठिनाई क्या होती है। ऑप्शन दिए गए लेखन की, बी पढ़ने की, सी गणना की, डी ध्यान की। तो दोस्तों, डिसलेक्सिया जो होता है वो पठन विकार होता है, इसमें पढ़ने से संबंधित समस्याएं आती हैं। अगला क्वेश्चन है स्पेशल एजुकेशन का मूल मंत्र है। ए विकल्प है समान पाठ्यक्रम, बी विकल्प है समान गति, सी विकल्प है समान अवसर, डी विकल्प है समान परीक्षा। तो दोस्तों, स्पेशल एजुकेशन का जो मूल तंत्र होता है वह समान अवसर होता है। सभी बच्चों को जिनमें जो विभिन्नता के अनुरूप उनको समान अवसर, उनके बढ़ने के, उनके प्रगति के समान अवसर प्रदान करने का इसमें प्रयास किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि असिस्टिव टेक्नोलॉजी का उदाहरण है। ऑप्शन दिए गए हैं ब्लैक बोर्ड है, हियरिंग ऐड है, नोटबुक है या चॉक है। तो दोस्तों, जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी का इसमें उदाहरण है वो हियरिंग ऐड है। अगला बी विकल्प सत्य है। अगला क्वेश्चन है स्पेशल एजुकेशन में परिवार की भूमिका होती है। ऑप्शन दिए गए गौण होती है, बी नकारात्मक होती है, सी महत्वपूर्ण होती है या डी सीमित होती है। तो दोस्तों, जो स्पेशल एजुकेशन में परिवार की भूमिका होती है वो महत्वपूर्ण होती है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि इंक्लूसिव एजुकेशन का अंतिम लक्ष्य है। पहला विकल्प है प्रतियोगिता, दूसरा विकल्प है पृथक्करण, तीसरा विकल्प है सामाजिक समावेशन और चौथा विकल्प है वर्गभेद। तो दोस्तों, इंक्लूसिव एजुकेशन का जो अंतिम लक्ष्य होता है वह पृथक्करण होता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने स्पेशल एजुकेशन के विभिन्न पहलुओं को के सैद्धांतिक पहलुओं और व्यवहारिक पहलुओं को देखा, साथ ही इस पर आधारित MCQs क्वेश्चंस को भी हल किया। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों की परीक्षा की तैयारी में काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।